कि आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। ये फैक्टर्स थे। चैप्टर फिनिश होने के बाद मैं अपने ये खुद के नोट्स शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को और ढंग से समझ में आ जाएगा। आदित्य ये देखो कल शायद पढ़ टू KH ये पढ़ चुके थे। एंड KH डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस। मैंने बताया था सॉलिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH, टेम्परेचर इज डायरेक्टली। तो ये बहुत ज्यादा क्लियरली हो जाएगा। ये फैक्टर्स हैं, ऑल्दो उसमें भी था। नाउ राउल्ट्स लॉ एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। राउल्ट्स लॉ ये एक्सप्लेन कर चुके थे। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, P1 is directly proportional to x. This is for simple. And for two volatile liquid, if two volatile liquid is there, means जो solution है it is made by two liquids and both the liquids are volatile. That is maybe ethanol or ether, ethanol and ether, sorry, and ethanol and water. For second, it is P2 is directly proportional to X2. P1 is equals to P1 not X1. यहाँ पे मैंने बहुत clearly इसीलिए notes में लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन P1। आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना पड़ेगा। P2 अगेन सेम वे वेपर प्रेशर है P2 कंपोनेंट का। P0 इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। P1 सॉल्यूशन में है और नॉट अगर लग गया है तो वो सॉल्वेंट के लिए है। टोटल वेपर प्रेशर ये उस दिन भी एक्सप्लेन किया था मैंने दोबारा मैंने कहा कि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। P1 प्लस P2 इस पे बेटा बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं और आपके न्यूमेरिकल जो होगा वो बहुत ध्यान से पढ़ना। अगर मान लो सपोज ऐसे दिया हुआ है फाइंड आउट द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड हेक्सेन। बेंजीन एंड हेक्सेन बोथ आर वोलेटाइल लिक्विड। हेक्सेन अनलिक्विड है, बेंजीन लिक्विड है एंड बोथ आर वोलेटाइल लिक्विड। तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगेगा। बी केयरफुल कि आपको कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है। नाउ पुटिंग द हाँ यस आदित्य बोलो। मैम P0 कांस्टेंट है ना इधर? P0 कांस्टेंट है प्योर सॉल्वेंट। हाँ बोलो मैम इसकी वैल्यू क्या होगी फिर? बेटा इट्स डिफरेंट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, हर एक के लिए अलग अलग होगा बेटा। हर सॉल्वेंट का अलग अलग वेपर प्रेशर होगा। अगर STP पे है तो 298 केल्विन पे अलग होगा। ओके जैसे फॉर एग्जांपल वाटर के लिए, प्योर वाटर के लिए कितना हो जाएगा अपना 1 बार हो जाएगा अगर प्रेशर आता है STP पे, है ना। ओके वैल्यू पुट किए बेटा एंड वैल्यू पुट करने के बाद ये वाला थोड़ा सा कैलकुलेशन देखो, ये उसमें कल परसों क्लियर नहीं था। P टोटल इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें पता है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, सो x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। मैंने बहुत एलेबरेट कर दिया है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 सो वी गेट 1 माइनस x2 P1 नॉट प्लस P2 नॉट x2। अगर किसी को क्लियर नहीं हो, मतलब कई बार हमें समझ में नहीं आता कि ये फॉर्मूला कैसे आया, तो इसीलिए बहुत क्लियरली कर दिया है। एंड नाउ कॉमन ले लो इसमें से। आप कॉमन लेने के बाद अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2 आफ्टर टेकिंग कॉमन x2 तो फॉर्मूला आ जाएगा P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस x2 इन ब्रैकेट P2 नॉट माइनस P1 नॉट। आपको तीन चीजें गिवन होंगी तो आप P टोटल या जो भी कैलकुलेट करना है आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर हुआ फॉर्मूला? दिस एग्जाम्पल है ये आपके, जब अपन एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे उस दिन ये वाला फॉर्मूला लगेगा। साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन, इथेनॉल और बेंजीन कुछ भी हो सकता है। फॉर टू वोलेटाइल लिक्विड वी यूज दिस फॉर्मूला ओनली एंड ग्राफ मैंने उस दिन एक्सप्लेन कर दिया था। नाउ इम्पॉर्टेंट, total vapor pressure depends on mole fraction of any one component। यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है? only x2 पे डिपेंड कर रहा है। it means total vapor pressure is depends on only one component। अगर x2 की जगह x1 लेके कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा चेंज आ जाएगा। रौनक इफ यू हैव एनी डाउट। रौनक कोई डाउट था? हाँ बोलो ना। मैम ये ग्राफ ऐसा क्यों बनता है? इसमें दो एक्सिस होती है क्या? इसमें ग्राफ ऐसा क्यों बनता है? देखो बेटा ये दो एक्सिस होती है। हाँ बिल्कुल, मतलब यहाँ पे x1 अगर मैक्सिमम है तो x2 0 है। नाउ तो पहले एक के साथ है बेटा x1 वर्सेस P1 नॉट, मतलब x1 का ग्राफ जो आ रहा है वो P1 नॉट पे आ रहा है, ये मैक्सिमम एक के लिए सोचो। नाउ हमने क्या किया, हमने x1 को बिल्कुल 0 रखा अब और x2 इंक्रीज कर रहे हैं। तो x1 की जगह पे तो x2 नहीं आ सकता ना, तो वो दूसरी साइड पे आ रहा है। और ये इसलिए मतलब इसका मतलब है कि
अभी मेरी बात सुनो, मेरी कंप्लीट नहीं हुई है। मतलब सेकंड वाला लिक्विड जो है इट इज लेस वॉलेटाइल देन फर्स्ट लिक्विड, बिकॉज यहाँ पे ग्राफ थोड़ा ग्राफ ऐसे ऊपर है। है ना, ऊपर है। इट मींस P1 जो है वो ज्यादा, ये X1 के लिए P1 नॉट आ रहा है, और P2 इज मोर सॉल्युबल देन P1 वॉलेटाइल, है ना। यस मैम। आगे आगे मैम समझ में आ रहा है? एक और चीज पूछी थी। हाँ। ये अभी आपने एग्जांपल दिया था बेंजीन और हेक्सेन का। हाँ मैम तो वो एग्जांपल आइडियल थोड़ी ना होगा। नहीं, अपन आइडियल की बात ही नहीं कर रहे हैं ना बेटा, यहाँ पे अपन आइडियल सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्ट्स लॉ। अगर सेम हाँ मैम सेम वो। अट्रैक्शन होगा, सेम अट्रैक्शन अगर होगा, जैसे ये आइडियल ही होगा ऑलमोस्ट, क्योंकि बेंजीन इज नॉन पोलर एंड हेक्सेन आल्सो नॉन पोलर, तो ऑलमोस्ट सेम सेम ही तो होगा। मैम जैसे ना इसमें मॉलिक्यूलर वेट सिमिलर होना चाहिए, प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए ना वैसे आइडियल सॉल्यूशन के लिए। आइडियल सॉल्यूशन के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर होना चाहिए, बिकॉज दे आर नॉन पोलर होना चाहिए, और बहुत ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मोलर मास में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ये तो है ही, है ठीक ना। है मैम। जैसे अपन क्लोरोमीथेन एंड ब्रोमोमीथेन ले रहे हैं, सो हाँ क्लोरीन मैम। एंड ब्रोमीन के मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस आएगा, बट दे फॉर्म नॉन पोलर सॉल्यूशन। ओके, ठीक है मैम। अच्छा। और कोई डाउट किसी को बेटा? मैंने इसीलिए बेटा ये दोबारा से बना के, आप लोग नोट्स खुद बनाए मैंने कल, और यही किया। आप लोग क्या कर रहे होंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ पी टोटल इज P1 नॉट एंड द मैक्सिमम इज P2 नॉट। अभी जैसे रौनक ने पूछा ही था, वन इज लेस वॉलेटाइल देन P2, वन इज लेस वॉलेटाइल देन P2, तो ये मैंने अभी लिख भी दिया है, टुवर्ड्स वॉलेटाइल नेचर क्लियर कर दिया है बिल्कुल। देन PT मैंने बिल्कुल ऐसे लिखा है बेटा, ये मान के कि मुझे जो चीज बिल्कुल समझ में आ जाए लाइन को पढ़ के, वैसे आप लोगों को भी क्लियर हो जानी चाहिए। यस, देन PT इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ X2, मोल फ्रैक्शन आ गया है, दोनों केस के लिए हमने लिया है, X इन सोल्यूशन है एंड YI। ये वाला नीचे वाला, ये दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करना बेटा। अगर X आता है, एक एग्जांपल जब डिस्कस करेंगे, इन सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, PI मींस पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं इन सॉल्यूशन, बट पार्शियल प्रेशर इन वेपर फेज, तो उस समय पे X नहीं लोगे, उस समय पे आप लोगे YI, दैट इज वेपर प्रेशर इन वेपर फेज, सॉरी मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। क्लियर, समझ में आया ये बात आदित्य, कि हम क्या ले रहे हैं, हम X एंड Y किस केस में ले रहे हैं। X अगर आपको सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, देन फर्स्ट फॉर्मूला, एंड इन वेपर फेज में देन सेकंड फॉर्मूला। नाउ सेकंड कंडीशन इज फॉर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट। अब अपना सोल्यूट कैसा है, वो नॉन वॉलेटाइल है, एंड सॉल्वेंट कैसा है, वो वॉलेटाइल है। सिंपल नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट में बी शुगर, में बी, अगर सॉलिड केस है, में बी शुगर, में बी ग्लूकोज, व्हाटएवर इट इज। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन P लिखा हुआ है क्लियरली, P नॉट प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर, एंड X जो है X सॉल्वेंट के लिए लिया है, X मींस दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कल उस दिन मुझे दिखा नहीं था, मैंने कहा भी था, explain या justify your answer that's Raoult's law as a special case of Henry's law। सिर्फ इतना सा, ये 1 मार्क क्वेश्चन अगर आता है तो इतना सा मोर देन सफिशिएंट है। मैंने बिल्कुल क्लियरली लिखा है, राउल्ट्स लॉ क्या था, PI इज इक्वल्स टू XI P नॉट C, इन लिक्विड कंपोनेंट के लिए था, सॉल्वेंट इज इन लिक्विड कंपोनेंट। हेनरीज लॉ, PI इज इक्वल्स टू XI KH, solubility of gas, here is only difference in constant। अभी जैसे आदित्य ने पूछा था P नॉट कांस्टेंट है, आदित्य आपने पूछा था P नॉट कांस्टेंट है, सेम वे KH कांस्टेंट है। From both the equation, the partial pressure of the gas or volatile component is directly proportional to its mole fraction in solution. Only the constant KH differs from P naught. So it is a special case. If liquid, then it is Raoult's law, and if gas, then Henry's law. ये आपको इतना सही लिखना पड़ेगा। Clear? रौनक? रौनक, is it clear? Okay. सारे muted, unmuted. Yes. Okay. ठीक है बेटा। कुणाल? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक। ओके बेटा, यस। अब मैं वेपर प्रेशर उस दिन मैं थियोरेटिकली समझा रही थी, आज थ्रू डायग्राम एक्सप्लेन कर रही हूँ दोबारा से। वेपर प्रेशर इन अ प्योर लिक्विड, द एंटायर सरफेस, कर्सर देखना बेटा, an entire surface is occupied by the molecule of the solvent in case of pure solvent, container is closed है, ठीक है।
Now, what happened in solution? Vapor pressure decreases at a given temperature as the surface has both solute and solvent molecule. Solute बहुत छोटे-छोटे से dark colored है. Therefore, surface covered by the solvent molecule decreases and vapor pressure also decreases due to lesser number of solvent particles. मुझे लगता है vapor pressure clear हो गया होगा. Why vapor pressure of solution is less than vapor pressure of pure solvent. Okay. Now factors. First factor, nature of solute. कि solute कैसा होना चाहिए? Non volatile solid है. Non volatile, non electrolyte. And quantity of solute. If quantity increases, then at the surface पे क्या होगा? More number of solute particles आ जाएंगे and vapor pressure decrease हो जाएगा. Yes. अब देखो बेटा, ये मैंने tabular form में बनाया आप लोगों के लिए. इसको चैप्टर फिनिश होने के बाद इसी तरह से आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर लोगे तो आपको बुक में भी बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ेगा. लिक्विड वोलेटाइल सॉल्यूशन, इट इज आइडियल. लिक्विड, यस आदित्य बोलो बेटा. आपने वो फैक्टर्स थे ना, तो उसमें नेचर कैसे चेंज कर सकता है? किसका नेचर बेटा? मैम अभी आपने ऊपर दिखाया था ना फैक्टर्स में. नेचर ऑफ सॉल्यूट. यस मैम. नेचर ऑफ सॉल्यूट बेटा अपन ले रहे हैं नॉन वोलेटाइल. इसका मतलब है कि सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है. सपोज करो कि कोई ऐसा सॉल्यूट, मान लो अगर लिक्विड सॉल्यूट है वो वोलेटाइल हो सकता है, तो इस केस में अपना सॉल्यूट कैसा है? वो नॉन वोलेटाइल है एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट. फॉर एग्जांपल ये ले रहे हैं, अगर मान लो KCl है, KCl इज इलेक्ट्रोलाइट है तो वो आयनाइज हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाएंगे. इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होंगे, वेपर प्रेशर मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी. सो ये नेचर ऑफ सॉल्यूट ये इस तरह से अपन चेंज कर सकते हैं. एक्चुअली ये नहीं होता है, बाद में अपन एब्नॉर्मल मोलर मास पढ़ेंगे तब ये फैक्टर्स डिस्कस करेंगे. नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाला, नॉन वोलेटाइल तो है ही. अगर वोलेटाइल था तो वो फर्स्ट वाला फॉर्मूला आ जाएगा जो अभी बताया था राउल्ट्स लॉ का, और नहीं तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला आएगा. ठीक है. यस. नाउ देखो यहाँ पे बेटा, आइडियल अगर डिफरेंस आता है, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. तो आइडियल लिक्विड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी, नॉन आइडियल different structure and polarity. Obeys Raoult's law at all concentration and temperature condition, does not obey. मैंने हमेशा 11 से बोलती हुई आई हूँ कि हमेशा टेबुलर फॉर्म में लाइन खींच के डिफरेंसेस लोगे बेटा. AB attraction, if A is solute and B is solvent, then AB attraction, that is solute solvent attraction, that is in solution. Yes, कौन? हाँ नमन बोलो. मैम ये नेगेटिव डेविएशन में ये डेल्टा V होता है. नेगेटिव डेविएशन पर भी पहुंच रही हूँ बेटा इसके बाद. ठीक है मैम, है ना, अभी पहुंच रहे हैं बच्चे. तो यहाँ पे देखो, पहले ये आइडियल और नॉन आइडियल के बाद मैंने इसीलिए आज दोबारा से इसीलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये मैंने क्लियरली दोबारा मुझे खुद को लगा कि नोट्स मुझे और क्लियर बताने पड़ेंगे. AB अट्रैक्शन इज इक्वल टू AA एंड ये सॉरी ये AB नहीं है बेटा, ये BB है, लिखा हुआ गलत हो गया है जल्दी में. AB अट्रैक्शन दैट इज सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन इज इक्वल टू AA एंड BB. जब लिखोगे खुद के नोट्स में तो उसको क्लियर कर लेना. एंड हियर AB interaction is not equal to again AA and BB. Okay. Delta H mixing मैंने कल उस दिन बताया था कि if attraction is same, तो to break the bond energy required and the bond formation energy release. So ध्यान से समझना बेटा, initially we require to break the bond between AA and BB. हमने एनर्जी दी. अब AB बॉन्ड ब्रेक हो गए, AA और BB के बॉन्ड ब्रेक हो गए एंड न्यू बॉन्ड A and B is formed. In ideal solution, as their interaction is same, so same amount of energy is released जितना अपन ने उसको प्रोवाइड किया था. So delta H mixing is 0. That is neither endothermic nor exothermic. But in case of this, if attraction between solute or solvent is more, then more energy is required, that is endothermic process. Energy comes into the system and ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा. वो हम डेविएशन में बात करेंगे. तो एनर्जी इधर लेस देन होगी और ग्रेटर देन होगी. सेम वे वॉल्यूम भी, अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो वॉल्यूम कम हो जाएगा
एंड अगर लेस अट्रैक्शन है इन बिटवीन ए एंड बी, अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा. सो इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन मिक्सिंग del H एंड del B इक्वल नहीं होगा. यहाँ तक क्लियर हो गया है मुझे लगता है. हाँ मैम एक बार हाँ. डेल्टा एच मिक्सिंग फिर से बता दीजिए. ओके, डेल्टा एच मिक्सिंग मैं दोबारा बता रही हूँ. अब देखो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, ये अपने को पता है आदित्य, एंड एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड. ठीक है. अब मान लो तुमने 100 रुपीज किसी भी मैं तुम्हें जनरल एग्जांपल लेके बता रही हूँ, 100 रुपीज तुमने किसी बिजनेस में लगाए बेटा, और तुम्हें 100 रुपीज ही मिले. ठीक है. तो क्या हुआ? नो प्रॉफिट नो लॉस, नो चेंज. ठीक है. Yes, ma'am. तो ये होगा आइडियल सॉल्यूशन में कि ए सोल्यूट और सॉल्वेंट एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इज इक्वल टू एनर्जी रिलीज व्हेन ए एंड बी फॉर्म्स द बॉन्ड. इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes, नाउ ma'am. इन सेकंड केस, इफ ए having more attraction or B having more attraction, then we provide more amount of energy. हमने ज्यादा एनर्जी दी. अब क्या हुआ? अब जो बॉन्ड बना इन बिटवीन A and B, it is weak. लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई. तो यहाँ पे प्रोसेस कैसा हुआ? एंडोथर्मिक हुआ. सिस्टम में एनर्जी हमने ज्यादा दी है, और कैसा आ जाएगा? del H की साइन कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव साइन आ जाएगा. और तो अगर हाँ तो मैम आइडियल वाले केस में जो बॉन्ड बनेगा और जो बॉन्ड टूटेगा वो उन दोनों की वैल्यू इक्वली होगी, एनर्जी इक्वल होगी, सेम एनर्जी. ठीक है. पर नॉन आइडियल में सेम नहीं होगी, इधर ज्यादा होगी और कम होगी. एंडोथर्मिक होगी अगर ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं, और अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ इन बिटवीन ए एंड बी, देन इट इज एक्सोथर्मिक. ओके आदित्य? यस. नाउ हियर एग्जांपल्स बहुत क्लियरली बता दी. एन हेक्सेन एंड हेप्टेन, 3 एग्जांपल दे रखे हैं मैंने. C2H5Br, C2H5, ऑलमोस्ट तुम देख रहे हो कि सेम ऑलमोस्ट सेम मोलर मास है एंड नॉन पोलर है, सेम अट्रैक्शन है. एंड इन सेकंड केस में दे रखा है. हम टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं बेटा. दोबारा से मैं डिस्कस कर रही हूँ. उस दिन अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आज और क्लियर हो जाएगा. Positive deviation. Non-ideal solution is divided into 2 categories: positive deviation and negative deviation. Here, P total. Positive deviation हो रहा है, इसका मतलब है कि वेपर प्रेशर ज्यादा है. आदित्य, वेपर प्रेशर ज्यादा है तभी तो P total ज्यादा है. वेपर प्रेशर ज्यादा कब होगा? जब A और बीच में अट्रैक्शन कम हो. If A and B, that is solute and solvent के बीच में अगर attraction कम होगा, that means they vaporizes, जो solvent है वो ज्यादा vaporize होगा और पहले के comparison में, then P total जो है वो ज्यादा होगा than P ideal से, अगर ideal case अपन follow करें. Same way FAB मैंने अभी बताया, जब ज्यादा वेपर बन रहे हैं इसका मतलब अट्रैक्शन कम है. सीधे सीधे एक लैंग्वेज है बेटा. अगर आपको एक पॉइंट समझ में आ गया कि ए बी अट्रैक्शन कम है, इट मींस अट्रैक्शन कम है, बॉन्डिंग कम है, ज्यादा वेपराइज होंगे, प्रेशर ज्यादा, पी टोटल ज्यादा होगा, और उनका मिनिमम एजियोट्रॉप होगा, जल्दी से बॉयल हो जाएंगे. उनका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कैसा होगा? मिनिमम, जल्दी बॉयल हो जाएंगे. सो यहाँ पे दे रखा है बेटा वीक. सो मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट will find it easier to escape from non-ideal solution than in pure state. This will increase the vapor pressure. Naman अब mix, Naman Bansal, unmute yourself. अब delta H पे आ गए बेटा. अब delta H देखना, यहाँ पे delta H mixing क्या हो गई है? पॉजिटिव. पॉजिटिव क्यों हो गई है? हाँ बोलो नमन, बोलो. मैम नॉन आइडियल सॉल्यूशन लिया है हमने. हाँ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, तो ऐसे ए इंटरेक्शन है और बी इंटरेक्शन है, तो ये इंटरेक्शन ए बी इंटरेक्शन से ज्यादा है, तो इसको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे. हाँ बिल्कुल नॉन आइडियल बोलेंगे बेटा. इक्वल होना चाहिए दोनों का अट्रैक्शन, तो आइडियल होगा. अगर इक्वल नहीं है, कम ज्यादा है, तो वो नॉन आइडियल है. ठीक है. और मैं ये डेल्टा एच जो था वो जीरो था, डेल्टा एच इक्वल टू 0 था, वो 0 डेविएशन के केस में, और वो आइडियल के केस में है. आइडियल के केस में है ना. नॉन आइडियल देखो, अब जो
अब जो बाइफर्केशन है नमन, वो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में है। मैंने तभी तो नोट्स दोबारा बनाए ताकि आपको बुक में से नहीं समझ, ऐसे नहीं मेहनत करनी पड़े बच्चे। यहाँ पे देखो, अगर मान लो पी, यहाँ पे क्या है, एफ ए बी का इंटरेक्शन कम है, तो ए बी का इंटरेक्शन कम है, मतलब ए बी का एनर्जी कम रिलीज हुई, और कम रिलीज हुई ना नमन, बोलते जाओ यस और नो। हाँ यस मैम। हाँ, और एफ ए और बी बी के बीच का इंटरेक्शन ज्यादा था, तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी। सिस्टम कैसा हो गया, एंडोथर्मिक हुआ, एनर्जी कम्स इनटू द सिस्टम, तो पॉजिटिव हो गया, एंडोथर्मिक हो गया। समझ में आया? ओके, ये नीचे भी लिख दिया है, पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए। सेम वे नॉन आइडियल नेगेटिव डेविएशन में अब क्या होगा, ए बी इंटरेक्शन ज्यादा है, लेस देन हो जाएगा, डेल एच मिक्सिंग एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। नाउ एग्जांपल बहुत ध्यान से देखना बेटा, रीजनिंग क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं इसमें से। हियर C2H5OH, in C2H5OH, only in C2H5OH ethanol H bonding is present when it mix with acetone, और acetone mix कर रहे हैं, then when acetone added, its molecule get in between C2H5OH and breaks HH bond. HH bond break हो जाएगा, और अब ये कौन सा डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन, बिकॉज हाँ। और यहाँ पे एग्जाम्पल कौन सा लिया, HNO3 plus H2O और CaCl3 plus acetone, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन फॉर्म्स H bond। और ये वाला एक और एग्जाम्पल ले रखा है बेटा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल विद एनिलीन के साथ, नहीं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल नहीं, फिनॉल एंड एनिलीन। सेकेंड एग्जाम्पल इज फिनॉल एंड एनिलीन, दे फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर H bond, फॉर्म कर रहे हैं। दैट मीन्स कौन सा डेविएशन हो गया, नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा हो गया है उनमें, कम वेपर प्रेशर फॉर्म होगा। और मैंने अभी कहा कि पॉजिटिव डेविएशन दैट इज अट्रैक्शन कम है, जल्दी वेपोराइज हो रहा है, जल्दी बॉयल होगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। सेकेंड वन इज नेगेटिव। अगर एक सेंटेंस समझ में आ रहा है कि अट्रैक्शन कैसा है, तो कोई सा भी रीजनिंग क्वेश्चन हो, कोई सा भी ग्राफ हो, यू कैन एक्सप्लेन इट। यहाँ पे ग्राफ मैंने हाँ 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 नमन, एंट्रोपी पे और उस पे डेल्टा जी पे भी कमेंट कर सकते हैं। एंट्रोपी एंड बिल्कुल कर सकते हैं। एंट्रोपी तो पॉजिटिव होगी और डेल्टा जी नेगेटिव होगा। किस में दोनों में सेम होते हैं। नहीं, अगर मान लो पॉजिटिव डेविएशन है बेटा, पॉजिटिव डेविएशन है, इसका मतलब है कि एंट्रोपी ज्यादा हो जाएगी। एंट्रोपी इस केस में पॉजिटिव हो जाएगी ना, और सेकंड नेगेटिव में तो कम हो जाएगी क्योंकि अट्रैक्शन कम हो गया, तो उसमें नेगेटिव हो जाएगी, इसमें पॉजिटिव हो जाएगी। हाँ हाँ, समझे? डेल्टा जी पे बहुत थोड़ा सा फर्क पड़ेगा क्योंकि दोनों स्पॉन्टेनियस है। डेल जी नेगेटिव जी, अब डेल एस कैसे कितना चेंज हो रहा है, डिपेंड्स ऑन दैट। हमारी बाकी सारी कंडीशन सेम है। अकॉर्डिंग टू गिब्स एनर्जी, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एच। अब तुम्हें डेल्टा एच की वैल्यू रखनी पड़ेगी। फर्स्ट केस में वो एंडोथर्मिक था, सेकंड केस में एक्सोथर्मिक है। ऐसे कर रख के देखना पड़ेगा तुम्हें। नमन समझ में आ रहा है? हाँ, डेल्टा जी पॉजिटिव है, टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हैं तो फिर डेल्टा जी भी बढ़ जाएगा। यस, अपने को इस समय में टेम्परेचर कंडीशन लेनी पड़ेगी, है ना? ठीक है, क्लियर नमन, क्लियर? ओके। नाउ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ग्राफ, ये मैंने उस दिन समझाया था, दोबारा बता रही हूँ। ये अगर डॉटेड स्ट्रेट लाइन है, इट मींस फॉर आइडियल, एंड अगर पॉजिटिव डेविएशन है, ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, कर्व ऊपर होगा, और इसमें सेकंड वाले केस में नेगेटिव डेविएशन में कर्व इसके नीचे आ जाएगा। दैट्स इट, बाकी रिमेनिंग ग्राफ सेम है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर उस दिन बताया था, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स आर बाइनरी मिक्सचर्स ऑफ टू लिक्विड, they boil at a constant temperature and have the same composition in liquid and vapor phase. That is, अगर binary solutions हैं, if हमने, that is example is 95% ethanol. 95% ethanol is known as azeotropic mixture. That is, in this case, they have 95% ethanol and 5% water. मतलब ये लिक्विड स्टेट में भी इसी फॉर्म में रहते हैं, इतना एच बॉन्डिंग रहता है उनका, और वेपर फेज में भी। हमें उससे ज्यादा वाटर हटाना होगा तो हमें एनहाइड्रस CaCl2 या दूसरा डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। This type of mixture which have constant boiling mixture, that is composition same in liquid or
liquid and gas is known as azeotropic mixture. Now colligative property पे आ गए हैं बेटा. Properties depend on the number of solute particles relative to the total number of particles present in the solution. It is independent of identity of the solute particle. Conditions देखो, conditions मैंने इसलिए लिखे हैं, मुझे याद नहीं आया, किसी एक साल ये बहुत पहले आया था कि write the conditions for colligative properties and what write the drawbacks. तो conditions क्या होनी चाहिए? Non volatile होना चाहिए solution, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन. बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा तो उसमें वेपर प्रेशर कम हो जाएंगे, हम बहुत अच्छे से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. ड्रॉबैक क्या है? नॉट एप्लीकेबल. हमेशा मैं क्लास में यही बोलती हूँ कि अगर किसी का वो अप्रिशिएशन है तो उसी को नेगेटिव बता के आप उसका ड्रॉबैक ले लो. नॉन एप्लीकेबल फॉर कॉन्सेंट्रेटेड वॉलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट. यस. नाउ हाँ आदित्य. मैम मेरे को एक चीज ये समझ में नहीं आई कि सॉल्यूट के वॉलेटाइल नेचर से जो हमारा वेपर प्रेशर है वो क्यों डिफर कर जाता है? यस. अब देखो, चलो एक बार दोबारा बैक में चलते हैं आदित्य. मैंने ये यहाँ पे आ जाओ बेटा. अब अगर इस केस में सॉल्यूट वॉलेटाइल होता, दिख रहा है डायग्राम, दिख रहा है? तो वॉलेटाइल होता तो सॉल्वेंट एज वेल एज सॉल्यूट दोनों वेपराइज होते, दोनों का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है ना. ठीक है. अब अगर मान लो ये सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है तो ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल कन्वर्ट्स इनटू वेपर. एंड अगर अपन काउंट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स डिक्रीज हो जाएंगे एज सम सरफेस ऑक्यूपाइड बाय सॉल्यूट पार्टिकल्स. यस. सो सॉल्यूट इफेक्ट करेगा. अगर कॉन्सेंट्रेट कर दोगे तो और ज्यादा पार्टिकल सरफेस पे आ जाएंगे, और ज्यादा इफेक्ट करेगा. तो मैम एक क्वेश्चन है, अगर सिर्फ एक क्लोज कंटेनर के अंदर सिर्फ सॉल्वेंट है, हाँ, और एक दूसरा कंटेनर भी है उसके अंदर दो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों है और दोनों ही वॉलेटाइल है, तो प्रेशर किसका ज्यादा होगा? प्रेशर ज्यादा ऑब्वियस है सॉल्यूट सॉल्वेंट वाला होगा, दोनों अगर वॉलेटाइल हैं तो. ठीक है ना. चलो ठीक है. नाउ नेक्स्ट. और एनी स्टूडेंट अगर कोई डाउट है बेटा यहाँ तक तो प्लीज क्लैरिफाई योर डाउट्स नाउ, अदरवाइज आई विल स्टार्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. सिमरन, पूर्वांशी, कुणाल, रावल, आयुष. नाउ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टीज यहाँ तक मैंने बता दिया था, ड्रॉबैक बता दिया था, टाइप्स बता रही हूँ. डेरिवेशन बहुत इजी डेरिवेशन है, मतलब ऑल्दो मतलब ये आप लोगों के फिजिक्स का डेरिवेशन के सामने कोई डेरिवेशन ही नहीं है. रिलेटिव वर्ड अगर यूज कर रहे हैं, here we compare between solvent and solution. ठीक है. रिलेटिव वर्ड अगर आ रहा है तो हम कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों के बीच में कितना कम हुआ. एंड सिंपल लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कि अगर प्योर सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो कितनी लोअरिंग हुई है सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर में. नाउ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन प्योर सॉल्वेंट. आदित्य, if solute is non-volatile, non-electrolyte, as solute particle occupy some places of the surface of the solvent. I think now it is clear for you. Yes. According to Raoult's law, we know Raoult's law. PA is equals to P naught A XA. एक ही formula है Raoult's law का. PA in case of solution and not for solvent. सॉल्वेंट के लिए हमेशा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होगा. अगर वाटर है तो तुम्हें पता ही है कि एसटीपी पे कितना होना चाहिए. व्हेन वेपर प्रेशर क्या होता है? व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू इंटरनल प्रेशर, तो प्योर सॉल्वेंट का 1 हो जाएगा. नाउ XA इज इक्वल्स टू 1 माइनस XB, पुटिंग द वैल्यू PA इज इक्वल्स टू P नॉट A 1 माइनस XB एंड P नॉट A इज इक्वल, ये अपन ने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया था, मैंने इसको कॉमन मतलब मल्टीप्लाई किया है. P नॉट A माइनस P नॉट A XB. सो XB कैलकुलेट करना है तो XB क्या आ जाएगा? सिंपली हो जाएगा P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A. ये फॉर्मूला हो जाएगा बेटा आपका. ये किसके लिए आया? ये XB के लिए आया. मेरे को लगता है कि सिर्फ सिंपल मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट खोलना है, ब्रैकेट खोल के XB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो ये बहुत इजी सा, मतलब कोई डेरिवेशन ही नहीं है. जस्ट आप लोग मैथ्स में भी इसी टाइप के करते होंगे फिजिक्स में. हाँ मैम, एजेट्रोपिक सॉल्यूशन का ग्राफ होता है क्या?
नहीं बेटा, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन का कोई ग्राफ नहीं होता। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का हम मिनिमम एंड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट्स लेते हैं, एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। वो ठीक है, पॉजिटिव और ग्राफ क्या होगा? नेगेटिव डेविएशन को देख के। हाँ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ जो है वही अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम एजियोट्रॉप्स के लिए। ठीक है, ठीक है नमन? यस मैम। यस, नाउ ये यहाँ तक आ गया। अब अपने को रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो ये रिलेटिव लोअरिंग में क्या आ जाएगा, XB इज इक्वल टू डेल्टा PA अपॉन P0A। ऊपर वाला क्या था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एंड हम कंपेयर कर रहे हैं, सो इट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये फॉर्मूला है अगर आपके पास ये सब गिवन है और सिर्फ मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना है। नाउ अगर आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है, ज्यादातर न्यूमेरिकल्स, इनके मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में ये आता है फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन को आपको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना होगा। वी नो द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट XB इज इक्वल्स टू NB अपॉन Na प्लस NB। फॉर सिंप्लीफिकेशन, NB is less than Na because it is a dilute solution. So write down the formula NB upon Na is equals to, N क्या है, number of moles, and number of moles is equals to given mass upon molar mass. Value put की है and XB is equals to, ये तो XB आ गया बेटा, और XB की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो समझ में आ रहा है ना सबको? नमन? ओके, आदित्य, कुणाल, बिल्कुल सिंपल सा वैल्यू पुट कर रहे हैं बेटा, मैंने बहुत उससे लिखा है। और P0 हमने सिर्फ इस वाली ये XB की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट किया। सो P0A माइनस PA अपॉन P0A WA MA WA MB, आपको सब गिवन होगा। अगर आपको मोलर मास ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट करना है, दैट इज MB in our NCERT, B for solute and A for solvent। ठीक है, और ये तुम्हारे लिए है बेटा, तुम A को भी मान सकते हो, कुछ फर्क नहीं, पर तुमको मेंशन करना पड़ेगा कि तुमने किसको सोल्यूट लिया है और किसको सॉल्वेंट लिया है। From this equation, molar mass of solute can be calculated. Now next अपन ले रहे हैं, ये important है, इस पे कई बार 2 मार्क क्वेश्चन भी आ जाता है। How will you find out molar mass of solute by elevation in boiling point method? तो अगर ऐसा आता है, हर चीज लिखी हुई नहीं आएगी, आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, आपको इतना सा डेरिवेशन बहुत शॉर्ट में ये देना पड़ेगा, और अगर न्यूमेरिकल है तब तो इस डेरिवेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, पर कई बार आया हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर एट विच, सो ये बॉइलिंग पॉइंट है, मैंने कल भी बताया था। नाउ 1 atm इज इक्वल टू 1.013 बार। मैं पहले ग्राफ समझा रही हूँ, बुक में भी ग्राफ दे रखा है, पर फिर भी मैं ग्राफ को बहुत अच्छे से समझा रही हूँ बेटा। ये देखो, हियर इज अ ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। ध्यान से समझना ग्राफ को। ये जो टेम्परेचर यहाँ पे लिया है, दिस इज 1.013 बार और 1 atm, एंड TB naught is the boiling point of pure solvent, and it is equal to, जब ये boiling point मतलब वेपर प्रेशर, इंटरनल वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया जिस टेम्परेचर पे, दिस इज नोन एज TB naught। यहाँ तक क्लियर है सबको? फर्स्ट वाला ग्राफ क्लियर है सॉल्वेंट के लिए। नाउ सेकंड इज फॉर सॉल्यूशन। अगर ग्राफ आता है तो इस तरह से कलर से अलग से बनाओगे। नाउ वी एड सोल्यूट, listen carefully, now we add solute, vapor pressure decreases। मान लो ये था सॉल्वेंट के लिए, अब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। नाउ व्हाट हैपेंड, सम एक्स्ट्रा टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू वेपोराइज द सॉल्यूशन फ्रॉम दिस टू दैट प्लेस। पहले तो एक्स्ट्रा टेम्परेचर चाहिए होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो गया, हमें उस वेपर प्रेशर को उस लेवल तक लाना है, सॉल्वेंट के लेवल तक, और उसके बाद बॉयल होगा। सो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ है, एलिवेशन हो गया है, एंड TB फॉर सॉल्यूशन एंड डिफरेंस इज डेल्टा TB। सो ऑलवेज इफ वी एड सॉल्यूट देन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। नाउ वन कॉमन क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपने कभी भी ध्यान दिया हो, जब कुछ भी पकौड़ी या कुछ बनाते हैं तो तेल में थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं, सॉल्ट। क्यों सॉल्ट ऐड करेंगे तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एलिवेट हो जाएगा। We add non-volatile solute. NaCl is a non-volatile solute. We add it in liquid, so its boiling point increases.
बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा और तेल जो है जल्दी से वेपोराइज नहीं होगा, कम कंज्यूम होगा. दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट. ओके, नाउ TB नॉट हो गया है, मैंने हर चीज को लिखा है, मेंशन किया है. TB नॉट इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. अगर मान लो 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको भी इतना सारा मेंशन करना पड़ेगा. TB इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. डेल्टा TB डिफरेंस इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. The vapor pressure of the pure solvent decreases when a non-volatile, non-electrolyte solute is added. Specify that to it, and the boiling point of the solvent in solution increases. This is the important point, as boiling point is inversely proportional to vapor pressure. बताया था मैंने. मान लो MCQ क्वेश्चन आ जाता है, अगर बोर्ड मान लेती है तो रिलेशन अगर आता है, 4 ऑप्शन आते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए वेपर प्रेशर अगर अपन इंक्रीज करेंगे, मतलब वेपर प्रेशर अगर कम हो रहा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट के. द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. एंड डेल्टा TB दे रखा है. TB क्या हो जाएगा? TB इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज डेल्टा TB प्लस TB नॉट. क्लियर? अगर मान लो वाटर के केस में है, TB नॉट इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस. TB आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको डेल्टा TB की वैल्यू निकाल सकते हो. नाउ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, the elevation of boiling point is directly proportional to mass of solute. ये बहुत कुछ, ये मैंने important लिखा है. First clear करो इसको. As soon as we increase the mass of solute, the vapor pressure decrease होता चला जाएगा और उस लिमिट तक, लेवल तक आने के लिए हमको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा. As we increase the temperature, obvious है, boiling point also increases. So for dilute solution, the elevation of boiling point is directly proportional to mass of solute. Molality of solute, sorry, M is molality. Here M जो है बेटा, M is molality and delta TB is directly proportional to M. Delta TB is equals to KBM. Proportionality sign हटा रहे हैं, इसी साल शायद क्वेश्चन में था. What is the meaning of KB? KB is molar boiling point elevation constant or ebullioscopic constant. Unit is equals to Kelvin kg mole inverse. यहाँ पे वैल्यू में रख दो. KB निकालने के लिए क्या करोगे? डेल्टा TB by M. मोलैलिटी का फॉर्मूला पता ही है तुमको, यूनिट पता है, kg मोल इनवर्स, डेल्टा TB पता है, सो आपके पास आ जाएगा केल्विन kg मोल इनवर्स. And delta TB is equals to KB if M is equals to 1M, that is for 1 molar solution. Delta TB is equals to KB, and then what is the definition? The elevation in boiling point that takes place when molarity of the reaction is 1M, then it is known as elevation in boiling point constant. For numerical purpose, KB can be calculated by R. R is gas constant, Ma molar mass of solvent, TB boiling point of solution 1000 upon delta H vaporization, change in enthalpy. Now here, यहाँ पे देखो मैंने पूरा सॉल्व किया है, ऑल्दो सॉल्व करने का अब तुम्हें पता ही है. M molarity is equals to number of moles upon mass of solvent in gram into 1000. Number of moles के लिए फॉर्मूला रखा है WB upon MB into 1000. Mass of solvent is equals to WA, ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है मैंने. So putting the value of M, delta TB is equals to KB WB into 1000 MB into WB. ये इस पे बहुत बार न्यूमेरिकल्स आते हैं बेटा. न्यूमेरिकल मैं कल से डिस्कस करूंगी, तुम देखोगे कि अब अगर अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखोगे ना, बॉइलिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है या फिर मोलर मास निकालना है, तो अगर डेल्टा TB निकालना है आपको सब चीज गिवन होगी, KB की वैल्यू गिवन होगी, और अगर मोलर मास कैलकुलेट करना है तो भी गिवन होगा. इधर आप इतना बड़े इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लो और पहले मोलालिटी कैलकुलेट कर लो. इट्स अप टू यू कि आप किससे बहुत इजीली कर पा रहे हो. आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा. हाँ नमन बोलो. मैम ऐसे कह सकते हैं कि अगर मोलर मास बढ़ेगा तो केबी बढ़ेगा. मोलर मास बढ़ेगा तो केबी बढ़ेगा. टीबी टीबी ना, नहीं केबी. हाँ KB तो कांस्टेंट है बेटा, KB तो कांस्टेंट है फॉर वन सॉल्यूशन बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट है ना. तो जैसे वाटर के लिए कांस्टेंट होगा, इट इज अ कांस्टेंट.
यहाँ पे देखो ना अपन, हाँ यहाँ पे देखो, इधर देखो ना मन, यहाँ पे देखो कहाँ गया, ये रहा डेल्टा टीबी. Change in boiling point or elevation in boiling point is directly proportional to molality. So molality directly proportional का साइन हटा दे तब, हाँ कांस्टेंट लगा देंगे. नहीं, Kb इक्वल टू R इंटू Ma इंटू Tb स्क्वायर. हाँ तो इसमें Ma है तो ये बढ़ेगा तो Kb बढ़ेगा, ऐसे कह सकते हैं. Ma तो बेटा Ma किसका है, सॉल्वेंट के लिए है बेटा. Ma तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए Kb की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ जाएगी. R कांस्टेंट है, Tb चेंज होगा तो ऐसे एक क्वेश्चन आ गया जिसमें ना 4-5 ने सॉल्वेंट दे दिए, उसका ना मोलर मास दे दिया. हाँ तो फिर हमें केवी में कमेंट करने के लिए बोला है, तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं ना डायरेक्ट. हाँ बिल्कुल कर सकते हो, तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा के बता दो, है ना. सॉल्व थोड़ी करोगे, इतना तो टाइम ही नहीं होगा तुम्हारे पास कि तुम उसको सॉल्व करो. इसमें डेल्टा वी भी नहीं दे रखा और टी